तो पढ़ने पढ़ाने की सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हुए पार्ट 6 आपके साथ अभी बोर्ड पर उपलब्ध है। इस पार्ट 6 में देखते हैं कि क्या लेकर के आए हैं। ये पार्ट 6 क्या है? ये पार्ट 6 में आप देखेंगे क्या कि लिखने में, खुद से बोलने में कहीं कहीं छोटी छोटी मिस्टेक किया करते हैं। उस मिस्टेक को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ वर्ड्स लेकर के मैं उपलब्ध हूं। उसमें देखते हैं कि यहां क्या है। लेकिन इससे पहले पिछले क्लास में एक 55 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें वो डील नहीं कर पाए थे। वह था फ्ली अवे और इक्वल टू लिखा हुआ था रन अवे। ये फ्ली अवे और रन अवे तो एक ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये पलक झपकते ही जो गायब होता है ना, उसको फ्ली कहते हैं। तो अवे शब्द अपने आप में यहाँ सुपरफ्लस है, रिडंडेंट है, फालतू है, इसलिए अवे का इस्तेमाल इसमें फालतू है। सिर्फ फ्ली आप यूज करें, इक्वल टू रन अवे हो जाता है। उससे आगे देखते हैं, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ते हैं जो अब पार्ट 6 में 57 से है। रिटर्न और बैक। साहब रिटर्न का ही मतलब जो बैक हो जाता है, तो यहाँ पर बैक क्या देख रहे हैं कि बैक यहाँ रिडंडेंट है, फालतू है, सुपरफ्लस है, इसलिए यहाँ रिटर्न सही होगा, रिटर्न बैक सही नहीं होगा। 58 में क्या देखते हैं? रीइंबर्स। ये पे बैक मनी कर देते हैं, तो जब पे बैक मनी ही रीइंबर्स हो जाता है तो इसमें बैक चलेगा। बैक सुपरफ्लस है, रिडंडेंट है, फालतू है, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करें? रीइंबर्स का यूज करें, न कि उसके साथ बैक शब्द का प्रयोग करें। ये उसी तरह से रिट्रीट बैक। रिट्रीट बैक में क्या होता है कि रिट्रीट शब्द ऑलरेडी क्या होता है कि बैटल से वापस हो जाना, आगे नहीं बढ़ना, पीछे हट जाना। तो बैक ऑलरेडी शब्द यहाँ रिट्रीट में ही लगा हुआ है, तो बैक लगाना उचित नहीं है, इसलिए यहाँ से बैक को हटा दें तो सिर्फ क्या बच गया? रिट्रीट बच गया। सेम कंडीशन रिसीड बैक के साथ होता है। रिसीड का भी मतलब बैक हो जाता है, तो फिर बैक शब्द यहाँ इसका सुपरफ्लस है, तो सही आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा? रिसीड हो जाएगा। नेक्स्ट है, जरा इसको मिटा कर देते हैं ताकि सुविधा हो समझने में। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट, जब तक रजामंदी नहीं होगी तब तक तो एग्रीमेंट होगा ही नहीं। एग्रीमेंट क्या होता है? एक दूसरे के बीच की सहमति होती है, कंसेंट होता है। तो जब कंसेंट हुआ तभी एग्रीमेंट हुआ, तो इसमें म्यूचुअल शब्द क्या हुआ? सुपरफ्लस हो गया, इसकी लगाने की जरूरत नहीं है, तो सही हमारे पास क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। उसी तरह से विथ बैग एंड बैगेज एक इडियम्स है, और इडियम्स में क्या कंडीशन है कि विथ ऑल बिलोंगिंग्स। बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, तो विथ ऑल बिलोंगिंग्स बैग एंड बैगेज ही लगा हुआ है, तो इसमें विथ शब्द क्या है? इसका रिडंडेंट है। टू ट्विंस, ट्विंस शब्द जुड़वा होता है, टू का मतलब ही दो होता है, तो फिर टू और ट्विंस दोनों क्यों यूज करें? इसलिए यहां से टू को हटा दिया जाए और सिर्फ क्या बच गया? ट्विंस बच गया। सेम कंडीशन आगे देखते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड और कॉमन फ्रेंड। देखिए, आप म्यूचुअल फ्रेंड कभी लिटरेचर में यूज ना करें। म्यूचुअल फ्रेंड क्या होता है? आप देख रहे होंगे, आपके फेसबुक में आ रहा होगा। अब सपोज कीजिए कि आपने फेसबुक पर अपना प्रोफाइल बनाया, उसमें आपने क्या देखा कि ये आप हैं, और आप कोई अगला जो है आपके पास
आ गया फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, और ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और ए और बी जो है, सपोज कीजिए आप ए हो और एक दूसरा व्यक्ति बी है, ये दोनों फेसबुक पर उपलब्ध है और यह व्यक्ति इसके जान पहचान का है, और हो सकता है ये आपके जान पहचान का नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो जो तीसरा व्यक्ति है। तो आप क्या देखते हैं कि आप ये हमारे जान पहचान का है और इसके जान पहचान का ये सी व्यक्ति है, तो आप संभावना है कि आप इसका भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ले सकते हैं। इट मीन्स म्यूचुअल मीन्स क्या होता है, यू नो और यू डोंट नो, आप जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में म्यूचुअल शब्द का यूज होता है। लेकिन फ्रेंड क्या कभी अनजान हो सकता है? फ्रेंड तो बिल्कुल नोन होता है ना। इसी कारण से म्यूचुअल फ्रेंड को आप यूज ना करें, हमेशा आप किसका यूज करें, कॉमन फ्रेंड का यूज करें। क्योंकि कॉमन क्या होता है, A इक्वल टू बी लिखते हैं और B इक्वल टू सी करते रहते हैं, तो A भी B को जानता है, A भी C को जानता है, B भी C को जानता है और B भी A को जानता है। इस तरह का बात हो जाता है ना। इसलिए म्यूचुअल फ्रेंड में आप फ्रेंड को जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते हैं, लेकिन फ्रेंड आपका जब है और लिटरेचर की बात कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी परिचय दे रहे हैं, उसका है ना बातचीत हो रही है, तो बिना जान पहचान का ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो फिर म्यूचुअल शब्द, म्यूचुअल फ्रेंड का यूज ना करें, हमेशा कॉमन फ्रेंड का यूज करें। तो सेम कंडीशन जो म्यूचुअल का कंसेप्ट हमने देखा, वह इंटरेस्ट पर भी लागू हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक दूसरे का जब लगाव होगा तभी इंटरेस्ट बनेगा। तो फिर म्यूचुअल इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि अननोन रुचि रख करके है ना हम म्यूचुअल शब्द का प्रयोग कर ले। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट में आप देखने लगते हैं कि मैं इसको जानता हूं कि नहीं, मैं तो नहीं जानता हूं, ये मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, अब इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट है तो एक दूसरे का अपना अंडरस्टैंडिंग होगा। इसी कारण से म्यूचुअल इंटरेस्ट का यूज ना करे, कभी किसका यूज करे, कॉमन इंटरेस्ट का यूज करे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इन्वेस्टिगेट इनटू इक्वल टू इंक्वायरी इनटू होता है। तो फिर क्या है इसमें, मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि इन्वेस्टिगेट जो होता है ना, एक्चुअली आप जानते हैं कि वैसे आप कहते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है फ्रेजल वर्ब में आप क्या देखते हैं कि वर्ब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर क्या करता है, वर्ब अपने बेसिक कंसेप्ट को जब छोड़ देता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर जब वर्ब अपने बेसिक कंसेप्ट, बेसिक मीनिंग को छोड़ देता है, तो ऐसी परिस्थिति में यही वर्ब फ्रेजल वर्ब कहलाता है। जैसे आप क्या जानते हैं कि लुक का मतलब क्या होता है, देखना होता है, लेकिन जब लुक इनटू कर लेते हैं तो इसका मतलब देखना नहीं होता है, जांच करना हो जाता है। अब आप जांच करने के लिए आपको क्या होता है कि इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अब इन्वेस्टिगेट इसका मतलब कि आप में मूवमेंट आएगी, और इनटू शब्द क्या होता है, मूवमेंट होता है। एक्चुअली ये नहीं है कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ही मिलकर के सिर्फ फ्रेजल वर्ब बनता है, ये भी संभव है कि वर्ब प्लस एडवर्ब भी मिलकर के क्या बन सकता है, फ्रेजल वर्ब बन सकता है। तो सिर्फ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ही मिलकर के फ्रेजल वर्ब नहीं बन सकता है, वर्ब प्लस एडवर्ब मिलकर के भी फ्रेजल वर्ब बन सकता है। लेकिन अंतर है कि हर कंडीशन में वर्ब अपने बेसिक कंसेप्ट को, बेसिक मीनिंग को क्या करे, छोड़ दे, तभी जाकर के फ्रेजल वर्ब कहलाता है। तो खैर यहां देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इन्वेस्टिगेट ऑल इसमें क्या होता है, जांच पड़ताल शब्द इसमें ऑलरेडी आ ही जाता है। अब जांच पड़ताल शब्द इसी में जुड़ा हुआ है, तो इसका इनटू शब्द क्या है, यह रिडंडेंट है। वैसे भी ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है,
और ट्रांजिटिव वर्ब को प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है। इन्वेस्टिगेट शब्द भी अपने आप में सफिशिएंट है, इससे आगे बढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। और जो इन्वेस्टिगेट का अर्थ होता है वो इंक्वायर इनटू का अर्थ होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो इन्वेस्टिगेट में इनटू नहीं लगता, जबकि इंक्वायर में इनटू लगता है, और दोनों जांच पड़ताल का सेंस होता है। क्योंकि इंक्वायर शब्द अकेले छोड़ देते हैं तो ये तो पूछताछ की बात हो जाएगी। अब उसको जांच करने के लिए उसमें मूवमेंट इनटू क्या बताता है कि मूवमेंट वो बताता है, और मूवमेंट होगा तो इनटू से होगा, इसलिए इंक्वायर में इनटू लग सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेट में इनटू आप नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे कि इन्वेस्टिगेट ऑलरेडी क्या होता है, वो एग्जामिन शब्द आ जाता है, उसमें ऑलरेडी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट, रीजन और बिकॉज। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड बिकॉज? तो भैया जो रीजन है वही बिकॉज है। तो जब रीजन है तो बिकॉज क्यों होगा? तो यहां से इसको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। सेम कंडीशन सडनली है और कम अक्रॉस है। सडनली का भी मतलब वही होता है जो कम अक्रॉस का होता है। आप तो सडनली यूज करें या कम अक्रॉस का यूज करें, अब सेंटेंस में देखना होगा कि एडवर्ब की जरूरत है कि वर्ब की जरूरत है। यदि एडवर्ब की जरूरत होगी तो सडनली यूज होगा, और यदि सिर्फ किसकी यूज होगी, वर्ब की जरूरत होगी तो कम अक्रॉस का यूज होगा। इसलिए एक हटा देना पड़ेगा। तो मैं सडनली को हटा देता हूं तत्काल, आप कम अक्रॉस को रखें। फिर वही सवाल है, रिपीट और बैक में क्या अंतर हो गया? तो जो रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब बैक तो कर ही, रिपीट में आप तो बैक हो ही रहे हैं ना, वापस हो ही रहे हैं, तो बैक इसका क्या है, रिडंडेंट है। कंसॉर्ट हस्बैंड, एक्चुअली ऑलरेडी कंसॉर्ट शब्द ही वाइफ या हस्बैंड के लिए होता है, वो मोनार्क के लिए यूज होता था। अब तो मोनार्क का समय है नहीं, तो कंसॉर्ट शब्द ही या तो हस्बैंड होता है या वाइफ होता है, इसलिए हस्बैंड यहाँ इसका रिडंडेंट है, फालतू है। सेम कंडीशन यहाँ हम देखते हैं, ये 71 में कंसॉर्ट वाइफ, इसमें आप क्या देख रहे हैं? तो सेम कंडीशन जो हस्बैंड के साथ होता है, कंसॉर्ट शब्द या तो हस्बैंड होता है या वाइफ होता है, तो फिर कंसॉर्ट मतलब होता ही है, तो वाइफ यहां से हटा दीजिए। फनरेल सर्विस, फनरेल अपने आप में सर्विस है, इसलिए सर्विस शब्द यहां से क्या कर दें, हटा दें। डिस्क्राइब ट्रांजिटिव वर्ब है, और डिस्क्राइब किसी भी ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ये तो हम पढ़ाएंगे, उस समय आप देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू नो ट्रांजिटिव वर्ब। बट यू हैव टू नो ओनली हियर कि ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब व्हिच कम्स आफ्टर ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब में आप क्या देखेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। और ऑब्जेक्ट दो ही तरह का होता है, या तो पर्सन होगा ऑब्जेक्ट में और नहीं तो थिंग होगा। व्हाट का जवाब यदि वर्ब से पूछेंगे व्हाट लगा करके, उसका जो आंसर होगा वो थिंग होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब से हुम लगा करके पूछेंगे पर्सन के लिए, जो आंसर होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डिस्क्राइब ऑलरेडी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए डिस्क्राइब के साथ अबाउट यहाँ पर गलत है। सेम कंडीशन वही है डिस्कस के लिए, डिस्कस भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप प्रीपोजिशन लिखेंगे तो वह गलत हो जाएगा। यदि लिखना है इसके आगे नाउन तो सीधा नाउन लिखाएगा, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा सकता है, इसलिए यहाँ पर अबाउट गलत है। काइंडली और प्लीज, ये शब्द आप अपने आप में सब इसे, या तो काइंडली जो कंसेप्ट देता है वही प्लीज का कंसेप्ट है, या तो काइंडली यूज करें नहीं तो प्लीज यूज करें, दोनों में से कोई एक यूज करें। तो मैं यहाँ यदि काइंडली को हटा देता हूँ तो प्लीज बचता है। आप प्लीज को आप काइंडली को रखना चाहते हैं तो प्लीज को हटा दीजिए। काइंडली का ही अल्टरनेट वर्ब, काइंडली यहाँ एडवर्ब चल रहा है, रिक्वेस्ट इसका क्या चल रहा है, वर्ब चल रहा है। अब सेंटेंस में यदि वर्ब का यूज करना है तो काइंडली को हटा लीजिए, नहीं आपको एडवर्ब की जरूरत है सेंटेंस में तो रिक्वेस्ट को हटा दीजिए। यानी यहाँ पर फिर एक न एक कोई न कोई रिडंडेंट है, सुपरफ्लस है। तो यहाँ वर्ब को हम रहने देते हैं, तत्काल हम काइंडली को हटा देते हैं, तो रिक्वेस्ट यहाँ सही हो जाता है। जो सपोजिंग है वही इफ है, या तो सपोजिंग रखिए नहीं तो इफ रखिए, दोनों में से कोई भी सही है। लेकिन दोनों एक साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर हमेशा इस बात को मना ही करेगा। कभी नहीं इस लिटरेचर में ऐसी बात हो सकेगा कि आप उसका सिनो शब्द लिख सकें। ये यहाँ पर सपोजिंग रखे चाहे इफ रखे, तो सपोजिंग चूंकि लिटरेचर को लिखने में आपको टाइम लगेगा, तो मैं कहूंगा कि यहाँ से आप सपोजिंग को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए।
और इफ को क्या करिए, रहने दीजिए। सफिशिएंट और एनफ, सफिशिएंट अपने आप में एनफ है, तो जब सफिशिएंट शब्द हो ही गया तो आप एनफ लगाने की इसमें क्या जरूरत है, तो यहां से क्या कर दें, एनफ को हटा दें, तो बच गया हमारे पास सिर्फ सफिशिएंट। तो आप क्या देख रहे थे, ये सब सारे वर्ड आप ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे, ध्यान से आप देखेंगे, तो आपको लगेगा क्या कि इस तरह का आप यूज लिखने में, पढ़ने में आप किया करते हैं, और जाने अनजाने में हो सकता है कि आप कुछ न कुछ गलती किया करते हैं। तो फिर हम इससे आगे कुछ और देखते हैं। तत्काल में बोर्ड को अभी क्लियर कर दूं। तो आप देख रहे होंगे कि अभी अभी हम कहां तक पहुंच गए थे, 77 संभवतः था, 78 हो सकता है। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि दी अदर ऑब्लिक अनदर हैंड, आप किसका यूज करेंगे, दी अदर का या अनदर का? दोनों एडजेक्टिव है। जब दोनों एडजेक्टिव है तो उसमें आप क्या करिएगा, है क्या, देखते हैं। ये अदर शब्द जो है ये दो के लिए यूज होता है, जिसमें एक चर्चा हो और दूसरे की बात करना हो तो वही हमारा अदर होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां पर हाथ देखिए कितना होता है, किसी का भी हाथ कितना होता है, एक या दो, तो हाथ जाहिर सी बात है दो होता है, तो ये बात डिफिनिट है। तो इस डिफिनिट के क्रम में एक बात, एक तो है ही, दूसरे की चर्चा करना है, तो यहां पर अनदर नहीं होकर के क्या हो गया, हैंड हो गया। दी अदर हैंड यूज करेंगे, अनदर हैंड यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दी अदर और अनदर पेन्स। दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये है कि आप अदर भी एडजेक्टिव है, अनदर भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहां यदि प्लूरल हो जाए, ये नाउन यदि प्लूरल हो जाए तो सिर्फ अदर का ही यूज करना है, अनदर का यूज नहीं करना है, क्योंकि एन प्लस अदर अनदर होता है। तो जब तक सिंगुलर नहीं होगा तब तक आप अनदर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अदर दो कंडीशन में देखे, क्या देखे, जिसका विकल्प हमको पता हो, उस विकल्प में सिर्फ दो ही विकल्प हो तो दूसरे विकल्प के लिए आप किसका यूज करेंगे, दी अदर का यूज करेंगे। और यदि विकल्प आपके पास पता नहीं है और फिर प्लूरल हो गया हुआ है नाउन, वैसी कंडीशन में भी दी अदर का यूज करेंगे। तो आपके साथ सवाल बन गया होगा कि आप अनदर का यूज कहां करेंगे, तो ये भी एक आसान सवाल है, दी अदर ऑब्लिक अनदर पेन। अब आप देख लीजिए, आसान हो गया। ये पेन आपके पास सिंगुलर है, और पेन में ये भी नहीं आप कह सकते हैं कि सिर्फ दो ही विकल्प है, विकल्प भी नहीं पता है आपको। तो ऐसी परिस्थिति में सिंगुलर हो और विकल्प सिर्फ दो हो, ये भी पता नहीं रहे, तो इस कंडीशन में सिर्फ पेन यहाँ सिंगुलर है, तो आप यहाँ दी अदर का यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनदर का यूज कर सकते हैं। अब एक और इसी से रिलेटेड देखते हैं जरा, माई अनदर पेन, ये सही है या गलत है? तो देखिए, अनदर का क्या हुआ, एन प्लस अदर
इक्वल टू अनदर होता है। और माई अनदर पेन यदि लिखते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है, जरा टेस्ट करते हैं। माई का मतलब मेरा, और मेरा शब्द डिफिनिट है या इनडिफिनिट है? माई यदि बोलते हैं माई पेन, तो ये शब्द डिफिनिट है या इनडिफिनिट है? तो निश्चित रूप से माई शब्द डिफिनिट है। और अनदर शब्द में एन लगा हुआ है, तो एन प्लस अदर अनदर है। तो आप जानते हैं कि यह एन इनडिफिनिट होता है, तो डिफिनिट और इनडिफिनिट एक साथ नहीं लगा सकते हैं। इसलिए माई अनदर पेन आप नहीं लिख सकते, इसके बदले आप क्या लिख दें, एन हटा दें और माई अदर पेन हो जाएगा। तो अभी ये इतना ही रहने देता हूं। पुनः मैं अगले पार्ट 6 हो गया है, पार्ट 7 में आऊंगा पुनः। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी इंस्पायर करेंगे, लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके। साथ ही कमेंट्स जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि लगातार मैं बनी रहूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी इंस्पायर करेंगे, और मैं अगला लेकर के पार्ट 7 लेकर के मैं जल्द आपके साथ उपलब्ध हो जाऊं। इसी के साथ थैंक्स ऑल ऑफ यू।